वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को जबरन अमेरिका लाए जाने के बाद वहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अमेरिका के न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में लोग ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और उन्होंने वेनेजुएला में की गई अमेरिकी कार्रवाई का विरोध किया। कुछ लोग तो पोस्टर बैनर लेकर व्हाइट हाउस के सामने पहुंच गए और वहां नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में चलाए गए अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशन की निंदा की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर उनकी सेना ने 3 जनवरी को वेनेजुएला पर धावा बोलकर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी। यही नहीं, अमेरिकी फौज ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को जबरदस्ती पकड़ लिया था और उन्हें गिरफ्तार कर अमेरिका लाया गया। अमेरिका का आरोप है कि राष्ट्रपति की गद्दी पर रहते हुए निकोलस मदुरो ने ड्रग्स तस्करी को बढ़ावा दिया। दावा है कि उनके इशारे पर रोजाना ड्रग्स की खेप वेनेजुएला से अमेरिका के अलग अलग शहरों में पहुंचाई जा रही थी। इसीलिए अमेरिका ने पूरी योजना के साथ वेनेजुएला के कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन अमेरिकी फौज की इस कार्रवाई का विरोध उसके अपने ही देश में शुरू हो गया। It's cowardly, and it's disrespectful, and it's dangerous. व्हाइट हाउस के बाहर जमा लोगों ने निकोलस मदुरो को जबरन अमेरिका लाए जाने के कदम को खतरनाक बताया। उन्होंने वेनेजुएला में की गई अमेरिकी बमबारी का भी जमकर विरोध किया। Kidnapping of Maduro and the bombing and U.S. takeover of Venezuela is illegitimate. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अमेरिकी एक्शन को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया, क्योंकि ट्रंप के इशारे पर उनकी सेना ने न सिर्फ वेनेजुएला में घुसकर बारूद बरसाया, बल्कि वहां के राष्ट्रपति को भी गिरफ्तार कर लिया और बाद में उन्हें अमेरिका के न्यूयॉर्क में मौजूद जेल में डाल दिया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने वेनेजुएला के सबसे ताकतवर नेता निकोलस मदुरो को पकड़ने की तैयारियां कई महीनों पहले शुरू कर दी थी, जबकि ट्रंप तो अमेरिका में दूसरी बार राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के बाद से ही वेनेजुएला पर हमलावर हो गए थे। उन्होंने निकोलस मदुरो को कई बार चेतावनी दी थी। इतना ही नहीं, बीते सितंबर महीने से तो अमेरिका और वेनेजुएला खुलकर आमने सामने आ गए थे, क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला के आसपास सैन्य तैनाती बढ़ा दी थी, जबकि दोनों देशों के बीच 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा फासला है। लेकिन निकोलस मदुरो पर भड़के ट्रंप ने कैरिबियन सागर में अपने कई खतरनाक युद्धपोत उतार दिए थे। यानी एयर स्ट्राइक से 4 महीने पहले ही अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के दरवाजे पर डेरा डाल दिया था। हालांकि वेनेजुएला ने कैरिबियन सागर में अमेरिकी सैन्य तैनाती का कई बार विरोध किया था, लेकिन अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ था। उसने वेनेजुएला के नजदीक सेना भेजने के फैसले को ड्रग्स तस्करी के खिलाफ उठाया गया कदम बताया था और समंदर के रास्ते ड्रग्स की तस्करी करने वाली कई नावों पर हमले के भी दावे किए थे। बाद में अमेरिका ने उन नावों का संबंध वेनेजुएला के राष्ट्रपति से होने के आरोप लगा दिए थे। हालांकि निकोलस मदुरो ने अमेरिका के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद करार दिया था, लेकिन इस सब के बीच अमेरिका ने 3 जनवरी की रात अचानक वेनेजुएला पर ऐसा हवाई हमला किया कि उसे संभलने तक का मौका नहीं दिया गया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका के करीब 150 लड़ाकू विमान इस ऑपरेशन में शामिल हुए। उन्होंने वेनेजुएला की राजधानी कैराकस समेत देश के 7 सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी थी। दावा है अमेरिकी फौज ने सबसे पहले वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद किए, ताकि वेनेजुएला की फौज अमेरिका के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को अपना शिकार न बना पाए। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला की सैन्य ताकत को महज आधे घंटे के अंदर तहस नहस कर दिया और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के घर में घुसकर उन्हें पकड़ लिया। अमेरिकी सैनिकों ने अपना हेलीकॉप्टर राजधानी कैराकस में मौजूद मदुरो के आवास की छत पर उतारा। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी सैनिक जब निकोलस मदुरो के घर में दाखिल हुए तब वो पत्नी के साथ गहरी नींद में सो रहे थे। दावा है कि अचानक अमेरिका के सैनिकों को देख उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। मतलब पूरा ऑपरेशन बिल्कुल फिल्मी अंदाज में चला गया और वेनेजुएला में किसी को भनक लगने से पहले ही अमेरिकी सेना अपने ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी थी। वेनेजुएला की राजधानी कैराकस में मदुरो और उनकी पत्नी को जबरदस्ती हिरासत में लिया गया, फिर हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें समुद्र में तैनात अमेरिकी युद्धपोत ले जाया गया। रॉयटर्स के मुताबिक उस युद्धपोत में बैठाकर उन्हें क्यूबा के नजदीक अमेरिका के एक सैन्य अड्डे तक पहुंचाया गया। इसके बाद अमेरिका के एक विशेष विमान में उन दोनों को न्यूयॉर्क तक लाया गया। जब निकोलस मदुरो न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर उतरे थे तो उनके हाथों में हथकड़ी नजर आई और आसपास अमेरिकी सैनिकों का घेरा था। देखकर ऐसा लगा जैसे किसी बड़े गैंगस्टर को पकड़ लेकर जाया जा रहा। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद
निकोलस मदुरो को सड़क के रास्ते जेल तक पहुंचाया गया था और इस दौरान न्यूयॉर्क की सड़कों पर हलचल मच गई थी। अमेरिका के सैनिक बेहद सख्त सुरक्षा में निकोलस मदुरो को लेकर रवाना हुए थे। तिरसठ साल के निकोलस मदुरो करीब 13 साल तक वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे, लेकिन अमेरिका ने कुछ ही घंटों के मिलिट्री ऑपरेशन में न सिर्फ उनकी राष्ट्रपति की कुर्सी छीन ली, बल्कि उन्हें सलाखों के पीछे भी डाल दिया। ट्रंप ने बताया कि मदुरो के खिलाफ अमेरिका में ड्रग्स तस्करी का गिरोह चलाने के आरोप में मुकदमा चलेगा। और इस सबके बीच ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ने के लिए अमेरिकी सेना ने जबरदस्त तैयारी की थी। दावा किया गया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA पिछले कई महीनों से इस काम में जुटी थी ताकि निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी में कोई अड़चन ना आए। दावा किया गया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की एक सीक्रेट टीम अपनी पहचान बदलकर कई महीनों पहले ही वेनेजुएला में दाखिल हो गई थी और इस टीम में CIA के कई अनुभवी जासूस शामिल थे ताकि यह मिशन हर हाल में पूरा हो सके। उनका मिशन था मदुरो की हर हरकत पर नजर रखना, उनसे जुड़ी जानकारियां जुटाना, जैसे वो कहां जाते हैं, किन से मिलते हैं। दावा किया गया कि इस काम में अमेरिका का एक जासूस मदुरो की टीम में भी मौजूद था जिसने कई अहम जानकारियां दी थी। और ब्रिटेन की मीडिया ने दावा किया कि इस मिशन के लिए रेडार को चकमा देने वाले ड्रोन उड़ाए गए थे ताकि वो बिना पकड़ में आए वीडियो और फोटो भेज सकें। और दावा किया गया यह मिशन इसलिए भी बेहद खतरनाक था क्योंकि अमेरिका के जासूसों को वहां किसी से कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वेनेजुएला में साल 2019 से ही अमेरिकी दूतावास बंद है। ऊपर से अमेरिका ने वेनेजुएला को नार्को टेररिस्ट देश घोषित कर रखा है। मतलब अमेरिका मानता है वो ड्रग्स कारोबार का अड्डा है और आतंकवाद फैलाता है। इस वजह से दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनाव भरे थे। दावा किया गया कि इन चुनौतियों को देखते हुए ही ट्रंप ने इस मिशन की जिम्मेदारी अमेरिका की सबसे खतरनाक और स्पेशल मानी जाने वाली डेल्टा फोर्स को दी थी। इस फोर्स को सबसे ज्यादा जोखिम वाले मिशन को पूरा करने का जिम्मा सौंपा जाता है और इस फोर्स ने ट्रंप के मिशन को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दावा किया गया डेल्टा फोर्स ने कई दिन तक सैन्य कार्रवाई की तैयारी की थी और ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक इसके लिए अमेरिका के केंटकी शहर में वेनेजुएला के राष्ट्रपति के आवास की तरह एक इमारत का मॉडल बनाया गया था ताकि सैन्य कार्रवाई के लिए जवान अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकें। बताया गया उसी इमारत में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ने के लिए दिन रात प्रैक्टिस की जाती थी। मिशन से जुड़े कमांडो दरवाजे तोड़ने और अंदर दाखिल होने से लेकर मदुरो को गिरफ्तार करने का अभ्यास करते थे और साथ ही किसी भी संभावित खतरे से निपटने की भी तैयारी करते थे। अमेरिका ने वेनेजुएला में अपनी सैन्य कार्रवाई से पहले उसके आसपास के इलाकों में लड़ाकू विमानों, वॉरशिप, ड्रोन और हेलीकॉप्टरों की तैनाती भी बढ़ा दी थी। सवाल की एक बात यह कि जो लोगों को समझ में नहीं आ रही वो बात यह है कि आखिर अमेरिका ने एक देश के राष्ट्रपति को उनके घर से उठाकर बंदी कैसे बना लिया? उनके बॉडीगार्ड नहीं थे क्या? अमेरिका के किसी सैनिक को कोई नुकसान ही नहीं हुआ और वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को ऐसे उठाकर ले गए? कैसे ले गए? तो बताते हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की सिक्योरिटी बहुत मजबूत थी, मल्टी लेयर सिक्योरिटी थी, प्याज के छिलकों की तरह परतें होती हैं जैसे। सबसे अंदर की रिंग में पर्सनल बॉडीगार्ड थे जो हमेशा उनके साथ रहते थे और हाल के महीनों में मदुरो को अमेरिका के समर्थन से उनका तख्ता पलट किए जाने की भी आशंका थी। इसलिए कहते हैं कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी में क्यूबा के सैनिकों की संख्या बहुत बढ़ा दी थी। क्यूबा के बॉडीगार्ड और इंटेलिजेंस अफसर उनके सबसे करीब रहते थे क्योंकि मदुरो को आगाह किया गया था कि वेनेजुएला के सैनिकों को अमेरिकी खुफिया एजेंसियां लुभा सकती हैं। तो उन्होंने क्यूबा की सरकार से संपर्क किया था बॉडीगार्ड देने के लिए। क्यूबा वहीं पास में ही कैरिबियाई सागर में ऐसा देश है जिसका काफी टाइम से अमेरिका से 36 का आंकड़ा है। तो क्यूबा से यह बॉडीगार्ड आए और क्यूबा के ये गार्ड कोई फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं रखते थे अपने साथ ताकि इनकी लोकेशन ट्रैक न की जा सके। वो मदुरो के साथ रहते थे, घर में बाहर घूमते समय हर वक्त। अमेरिकी अधिकारियों ने भी बताया कि मदुरो को गार्ड करने वाले ज्यादातर कमांडो क्यूबा के थे, वेनेजुएला के नहीं थे। और इसके बाहर का घेरा था प्रेसिडेंशियल ऑनर गार्ड का। यह एक बड़ी यूनिट थी, सेना की एक ब्रिगेड की साइज की यूनिट
जिसमें करीब 2000 चुने हुए सैनिक थे, तीनों सेनाओं से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। यानी मदुरो के पास मजबूत बॉडीगार्ड थे जो उन्हें हर वक्त घेरे रहते थे। उनका घर कैराकास के फोर्ट त्यूना में था, जो एक मजबूत किले जैसा है। बताया जाता है उसमें कई कमरे ऐसे हैं जिनके स्टील के दरवाजे हैं, कई सुरक्षित कमरे हैं, भारी हथियार वहां पर थे। यानी कोई भी हमला आसान नहीं था। लेकिन अमेरिकियों ने फिर इसे कैसे आसान बना दिया? तो बताया जा रहा है कि यह किया गया महीनों से चल रही प्लानिंग से। ये कोई जल्दबाजी में बनाया हुआ प्लान नहीं था। पता चल रहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने महीनों पहले से मादुरो की हर हरकत पर नजर रखी हुई थी। CIA के जासूस वहां छिपे हुए थे। बताया जा रहा है एक जासूस तो वेनेजुएला सरकार के अंदर ही था, मादुरो की टीम में था, यानी मादुरो के बहुत करीब था। वो कौन था ये तो जाहिर सी बात है नहीं बताया गया, लेकिन वो अमेरिकी खुफिया तंत्र को बताता था कि मादुरो कहां सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, यहां तक कि उनके पालतू जानवरों की भी जानकारी वो लगातार दे रहा था। अमेरिका के ड्रोन पूरे इलाके की हर कोने की फोटो ले रहे थे। उस आधार पर अमेरिका में मादुरो के घर का पूरा नकली मॉडल बनाया गया। हर कमरा, हर दरवाजा एकदम वैसा ही। अमेरिका की डेल्टा फोर्स के सैनिकों ने उस पर बार बार अभ्यास किया, कैसे घुसना है, कैसे लड़ना है, कैसे पकड़ना है। स्टील के दरवाजों की जानकारी उनके लिए चुनौती थी, तो उन्होंने ब्लो टॉर्च भी तैयार रखी थी। ब्लो टॉर्च मतलब जैसे गैस कटर होते हैं स्टील को काटने के लिए, भूकंप के टाइम में मलबे को काटने के लिए जो इस्तेमाल होती है ना ब्लो टॉर्च, उस तरह की ब्लो टॉर्च, ताकि स्टील के दरवाजे काट सकें। ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। बताते हैं दिसंबर की शुरुआत में ही ट्रंप ने इसकी मंजूरी दे दी थी, लेकिन फिर दिसंबर के अंत में एक फॉल्स स्टार्ट भी हुआ, यानी अभियान कैंसिल कर दिया गया शुरू करने के बाद, क्योंकि शायद मौसम खराब था। तो इंतजार किया गया। आखिरकार 2 जनवरी की रात को, 2 जनवरी का दिन और फिर 3 की रात, ट्रंप ने ऑर्डर दिया अमेरिकी समय से रात के 10:46 पर। ट्रंप मारा-लागो में थे। मारा-लागो वो फ्लोरिडा में ट्रंप का प्राइवेट रिजॉर्ट है, यानी वो व्हाइट हाउस में नहीं थे। दुनिया की नजर में वो एक तरह से नए साल की छुट्टी पर थे मारा-लागो में। लेकिन वहीं से उन्होंने इस ऑपरेशन का ऑर्डर दिया। वो लाइव स्क्रीन पर सब देख रहे थे। CIA के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ उनके साथ थे, विदेश मंत्री मार्को रूबियो उनके साथ थे, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ भी वहीं थे, अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन भी उनके साथ थे। आधी रात हो गई, यानी 3 जनवरी की सुबह। कैराकस में लोकल टाइम था रात के 2 बजे का। अमेरिका ने पहले शहर की बिजली काट दी। यह अमेरिका ने कैसे किया यह तो बताया नहीं गया, लेकिन जाहिर है कि यह प्लान का हिस्सा था। शहर की बिजली ही काट दी और इसकी अमेरिका ने तैयारी की हुई थी। अंधेरा छा गया, इंटरनेट वगैरह सब ठप हो गया और फिर धमाके शुरू हो गए। 150 से ज्यादा अमेरिकी विमानों ने पूरी प्लानिंग से एक साथ धावा बोल दिया। वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम कहां पर हैं वो उन्होंने पहले ही जान लिया था अपनी महीनों की जासूसी से। सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। फोर्ट त्यूना, कैराकास का ला कार्लोता एयरबेस, पोर्ट ला गुएरा कम्युनिकेशन टावर, वहां पर सब पर बम गिरा दिए। मादुरो के बॉडीगार्ड, कमांडो और सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। सब जगह अंधेरा था, बम गिर रहे थे। कई बॉडीगार्ड और सैनिक इस अफरा तफरी में मारे गए। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री पद्रिनो ने बताया कि इसमें मादुरो के सुरक्षा घेरे का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया इस अंधेरे में। यह डेल्टा फोर्स के लिए कवर फायर था। इसके बाद डेल्टा फोर्स, इसी कवर में डेल्टा फोर्स आई। अमेरिका बताता है यह दुनिया की सबसे खतरनाक टीम है कमांडो की। खैर, वो हेलीकॉप्टर से सीधा मादुरो के आवास की छत पर उतरे और कंपाउंड में घुस गए। कई बॉडीगार्ड ने गोलियां चलाई मादुरो के। एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर भी हिट लगी, लेकिन वो चलता रहा। लेकिन डेल्टा फोर्स ने अपनी स्पीड से सबको हैरान कर दिया। वो तेजी से अंदर घुसे। उन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी। मादुरो और उनकी पत्नी स्टील के दरवाजों वाले कमरे की तरफ लपके, लेकिन डेल्टा फोर्स के कमांडो उनके सामने आ गए। स्टील के दरवाजे सामने थे, इधर से कमांडो आ रहे थे, ब्लो टॉर्च तैयार थी। बताया जा रहा है मादुरो ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन कमांडो ने वहीं दरवाजा अड़ा दिया। दरवाजा बंद ही नहीं हो पाया। ब्लो टॉर्च की जरूरत ही नहीं पड़ी। मादुरो और उनकी पत्नी दरवाजा बंद ही नहीं कर पाए। सैनिकों ने पहले ही अंदर घुसकर उन्हें पकड़ लिया। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट में खत्म हो गया। तो सुबह 4:20 तक सैनिक मादुरो और उनकी पत्नी को अंधेरे में हेलीकॉप्टर से लेकर निकल गए। यानी सारा खेल इंटेलिजेंस का था। जासूसों से हर राज पता था। उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं था। उन्होंने महीनों तक इसकी रिहर्सल कर रखी थी। नकली घर में अभ्यास कर चुके थे।
उन्हें हर कदम पता था, मकान का चप्पा चप्पा पता था। वो अंधेरे में भी नाइट गॉगल से सब देख रहे थे और लाइव वहां पर स्क्रीन पर ट्रंप देख रहे थे। अंधेरा था, बिजली काट रखी थी, मौसम साफ था। 150 विमानों की बड़ी ताकत के लिए मादुरो के बॉडीगार्ड तैयार नहीं थे। इतने बड़े हमले के लिए वो तैयार नहीं थे। मादुरो की सिक्योरिटी इतनी मजबूत थी कि सालों तक कोई हमला कामयाब नहीं हुआ था। 2018 में एक ड्रोन अटैक किया गया था, वो भी फेल हो गया था। लेकिन इस बार अमेरिकी ऑपरेशन में सरप्राइज, 150 विमानों की एयर स्ट्राइक और महीनों की प्लानिंग ने मादुरो का चक्रव्यूह तोड़ दिया। 100 बात की एक बात। इधर बांग्लादेश ने आईपीएल मैचों के प्रसारण पर रोक लगाने का फैसला कर लिया। बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल के सभी प्रसारण पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए। यह फैसला आईपीएल की केकेआर टीम से बांग्लादेश के गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर किए जाने के बाद लिया गया। बांग्लादेश सरकार ने आईपीएल के प्रसारण को रोकने के फैसले को खिलाड़ियों के सम्मान से जुड़ा बताया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही 3 मैचों की यूथ वनडे सीरीज में कप्तान वैभव सूर्यवंशी ने दमदार प्रदर्शन किया। दूसरे मैच में वैभव ने साउथ अफ्रीका की अंडर 19 टीम के खिलाफ 19 बॉल पर 50 रन बना दिए। मैच में उन्होंने 24 बॉल में 68 रन की पारी खेली। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की कमान श्रेयस अय्यर संभालते नजर आएंगे। मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर को चोट लगने की वजह से उनके टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद अय्यर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। 3 महीने बाद वापसी कर रहे श्रेयस अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए वनडे सीरीज में चोट लग गई थी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज टेस्ट सीरीज के 5वें मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने अपने टेस्ट करियर का 41वां शतक जमाया। रूट ने 242 गेंदों पर 160 रन की बेहतरीन पारी खेली। एशेज सीरीज में उनका ये दूसरा शतक रहा। चुनाव आयोग ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी और उनके भाई मोहम्मद कैफ के वोटर लिस्ट रिवीजन फॉर्म में गड़बड़ियां पाए जाने के बाद उन्हें नोटिस भेज दिया। मोहम्मद शमी कोलकाता में रासबिहारी विधानसभा सीट के वोटर के रूप में रजिस्टर्ड हैं। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अपने पैतृक गांव में वोटिंग की थी। उधर उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको के इस्तबलापा में एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद उस पर सवार व्यक्ति को कई किलोमीटर दूर तक घसीट दिया। बताया गया कि टक्कर लगने के बाद बाइक सवार और कार चला रहे व्यक्ति के बीच बहस हो गई थी और उस बहस के बाद कार चला रहे व्यक्ति ने सामने खड़े बाइक सवार को अपनी गाड़ी से कुचल दिया। हैरानी की बात यह रही कि वो इसके बाद भी नहीं रुका, उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी। नतीजा यह हुआ कि उसके नीचे बाइक सवार सड़क पर घिसटता चला गया। इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा वो दहल गया, लेकिन कार के ड्राइवर को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो कई किलोमीटर दूर तक मोटरसाइकिल सवार को इसी तरह घसीट कर ले गया और इस वजह से उनकी जान चली गई। इसके बाद आरोपी ड्राइवर शव को छोड़कर फरार हो गया।